उषा जैसी कोई थी नहीं दूसरी गांव में। दौड़ तो जमीन पे रही थी, पर बिजली हमारे दिलों में दौड़ गई, चढ़ गई हमारी नजरों में। हम दोनों मिलकर चॉकलेट खाएंगे ना। अरे आज का एक केस विभा नाम की लड़की से जुड़ा है, जो एक तेजी से बदलते शहर मेरठ में अपना खुद का वजूद बनाना चाहती थी, लेकिन एक रात उसके साथ वो हुआ जिसने उसका वजूद ही हिला कर रख दिया। हमारे समाज में एक औरत का वजूद सिर्फ उसका जिस्म है। हम सोचते हैं हमें अपने दर्द भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, पर मैं अपना दर्द अपने अपनों से भी नहीं बांट पा रही थी। बस एक झूठी मुस्कान लेकर आगे बढ़ने की सोच रही थी। रेडी हो गई विभा? हाँ पापा, लेकिन पापा इस बार का संडे आपके साथ नहीं बिता पाऊंगी। वो प्रॉपर्टीज के क्लाइंट ना संडे को ही ज्यादा अवेलेबल होते हैं। विभा दीदी, हाँ राइड पे चलोगी मेरे साथ? इसी बहाने आपको ऑफिस भी ड्रॉप कर दूंगा। मुझे ऑफिस छोड़ने की बजाय ना थोड़ा पढ़ ले, कल एग्जाम है तेरा। अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो आइलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। समझाओ पापा इसको। इसे आइलैंड भेजने के लिए तूने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अब मना इसे। अच्छा कमाने लगी है, लेकिन बेटा कभी अपने बारे में भी सोच ले थोड़ा। जब देखो तब बस काम के पीछे पागल, न खाने पीने का होश है और ना ही टाइम से घर आने की फुर्सत। अब शंकर जी आप ही समझाइए इसे कुछ। जमाना कैसा है आपको पता है ना। पापा मम्मी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। और मम्मी, जमाना खराब है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जीना छोड़ दें। और मुझे ना ये घाटे का सौदा बिल्कुल पसंद नहीं है। सर मेरे पिछले 15 डील्स की कमीशन बाकी है सर, कुल मिला के 7 से 7.5 लाख रुपए हो गया है। सर प्लीज मेरे भाई को मुझे आइलैंड बेचना है सर, प्लीज मुझे पैसे चाहिए प्लीज सर। उसकी डोंट वरी विभा, जब चाहिए तब ले लेना। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, वो दिल्ली वाली पार्टी का क्या हुआ? उसकी डील का क्या स्टेटस है? मुझे नहीं लगता उसे घर खरीदना है। वो बस 1 महीने से मुझे इधर उधर घुमा रहा है। जो घर दिखाओ बस उसकी फोटो निकालता है, पसंद एक भी नहीं करता। एकदम टाइम पास पार्टी है सर। अरे टाइम पास नहीं, वो दिल्ली की बहुत मोटी पार्टी है। उसे घुमाओ फिराओ, फंसा लो। हाँ माँ मैं आ रही हूँ। अरे बस कॉलेज से निकली हूँ, पहुँच जाऊंगी। जी हाँ आ रही हूँ। चोर पकड़ो, चोर। हेलो पुलिस? ग्राउंड में भी देख लिया, पड़ोसियों से पूछ लिया और कहाँ जाके। कासिफ का कुछ पता चला? तो मैं मना करा था ना मैंने, कासिफ को बाहर मत जाने देना। बेटा इसमें बहू की क्या गलती है? कासिफ जब हमसे नहीं संभलता तो ये क्या संभाल सकती है उसे? बेटा तुमने कासिफ को आखिरी बार कब देखा था? पापा मैं उसके लिए सूप बना रही थी, पता नहीं कब बाहर निकल गया, मुझे पता भी नहीं लगा। और वरना मैं ध्यान रखती ना उसका, आप जानते हैं ना। हाय, तुम्हारा भाई कासिफ? सुबी क्या है ये? वो क्या है ना, इसको देखकर ना मेरा खून उबलता है, खून सुखाने में लगी है। चोरी करता है। बार जेल जाके अक्ल नहीं है तुझे? सर उस आदमी के पास ये 25 चोरी के मोबाइल फोन्स मिले। वो आदमी कोई और नहीं, नामी चोर पोनी है। ये पोनी तो अंदर था। सर वो मोबाइल चोर बोल रहा है कि उसके चुराए हुए मोबाइल में से एक मोबाइल उसे एक लाश के पास मिला है। लाश? वो एक लड़की की लाश थी साहब, 1 महीने पुरानी बात है। वो मेरठ हाईवे के पास जंगल है ना साहब, उस रात चोरी करके मैं वहाँ से भाग रहा था। मैंने सोचा था कि जंगल में छुप जाऊँगा, लेकिन तभी अचानक से पैर में एक बैग फंस गया। वो लेके मैं जा ही रहा था तो अचानक से साहब, कल को आपको पता चले कि वो मोबाइल
उस लड़की का है जिसका मर्डर हुआ, तो आप सीधा मेरे पे मर्डर केस ठोक दोगे ना, इसलिए मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ साहब। अच्छा, तो मर्डर केस से बचना है तुझे? साहब मैंने नहीं किया मर्डर, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। लाश के पास तुझे कौन सा मोबाइल मिला था, ये बोल। ये था साहब। पक्का ये था ना? हाँ साहब, यही था। तब सिम कार्ड था इसमें? बोले तब था साहब, मैंने निकाल के फेंक दिया वापस। याद है ना मैंने क्या समझाया? कासिफ, कासिफ बेटा, कासिफ बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे हो झील के पास पहुंच गया था, वहीं खेलते खेलते गिर गया होगा। वो तो मेरे एक दोस्त ने देख लिया, फोन करके बता दिया मुझे। फालतू में डर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का बेटा। अरे अंदर लेके जाइए ना। हाँ, पट्टी उट्टी करो आरजू की। हाँ बे, हाँ मिल गया। हाँ हाँ बोलो। कासिफ को छोड़ने की कीमत याद है ना तुम्हें? इधर साहब अंदर झाड़ी में ला, देखे थे साहब वहाँ। सर ये मोबाइल चोर तो बोल रहा था कि इसने 1 महीने पहले लाश के पास से मोबाइल चुराया था, लेकिन 1 महीने तक ये लाश यहीं पड़ी रहे और किसी को दिखे ना, भरोसा करना मुश्किल है। तो लाश की कंडीशन देख के लग रहा है कि मर्डर काफी पहले हुआ है, वो भी मल्टीपल फायर। और अगर मल्टीपल फायर हुए हैं तो ये तो बुलेट है सर। इसने बताया था कि मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर तोड़कर फेंक दिया था। सबको बोलो चेक करें कि यहाँ पे कोई टूटा हुआ सिम कार्ड मिलता है क्या। तो साहब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने तो बस लड़की की लाश देखी थी, ये लाश नहीं देखी साहब मैंने। सब मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलेगा तू। लोगों में लेके जाओ इसको और को टस साले को लेके जाओ। इन दोनों लाशों के बीच लगभग 100 मीटर का फासला। लड़की को शूट किया गया और लड़के को जलाया गया। लेकिन सर दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी अलग है। अगर ये दोनों मर्डर काफी पहले हुए हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों के घर वाले इनको ढूंढ रहे होंगे। मनीष आसपास के सभी थानों में पिछले 1 महीने की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो। और फाइनली हमारे पेरेंट्स के शादी के 25 इयर्स कंप्लीट। 25 साल से ये जोड़ी हिट है। बेस्ट कपल एंड बेस्ट मम्मी पापा। अपनी हंसी से सबको खुश रखते थे, पर अचानक से एकदम सब कुछ बदल गया। 1 महीना गुजर गया और विभा को हमेशा समझाती थी उसको कि बेटा संभल के रहा कर, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मम्मी विभा दीदी आ जाएगी। और पापा मेरे फ्रेंड के फादर की एमएलए से बोलचाल है, हम उनसे बात करते हैं ना, वो पुलिस पे प्रेशर डालेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। सर लाश इतनी लेट रिकवर हुई कि रेपिस्ट का डीएनए नहीं मिल सका, पर सर लड़की का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज्ड है सर। लेकिन ये दोनों हत्याएं एक साथ नहीं हुई है। इस लड़के की हत्या इस लड़की की मर्डर के तकरीबन 1 हफ्ते बाद हुई है। मतलब जिस दिन इस लड़की का रेप और मर्डर करके उस एरिया में से फेंक दिया गया, उसके 1 हफ्ते के बाद इस लड़के को बेहोश करके मारा गया उसी एरिया में। यस सर। इन दोनों के किलर एक होते हैं। लड़की का रेप और मर्डर करने के बाद वो क्राइम सीन पर 1 हफ्ते के अंदर ही दोबारा आने का रिस्क क्यों लेते हैं? तो मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों केस अलग अलग हैं? इस लड़के का केस जितना अटपटा है उतना ही लड़की का केस सेंसिटिव है। लड़की को रेप करके मारा गया है। ऐसा कोई भी विकृत मानसिकता का आदमी कर सकता है। मुझे नहीं पीना है गंदा सूप। कासिफ चलो बैठो बैठो। ये सूप आपको सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगा।
आप भी मुझे बेअकल समझती हो? अरे बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हो। मैं स्मार्ट लगता हूँ आपको? जी, और अगर आप ये हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी स्मार्टनेस और बढ़ जाएगी। चलो फिनिश करो। तुम जाओ चाय बनाओ, मैं खाना खिलाता हूँ, जाओ। इतना करंट लगा तेरे दिमाग में, इतने झटके लगे, फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आया तेरा। पता नहीं किस मिट्टी का बना है। फिनिश करे इसे। तुम्हारी जूबी की खून की एक एक बूंद का कर्ज है तुम पे। कासिफ को छोड़कर कन्नी काट ली मुझसे। देखा तुमने मैंने क्या लिखा है? मेरी मौत का जिम्मेदार तुम और तुम्हारा भाई कासिफ होगा। रोशन जी, आपकी चाय। अरे अरे क्या हुआ? करंट लगने वाला है। हाँ, करंट लगने वाला है? तो फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है, जो बुलेट्स हमें लड़की की डेड बॉडी से मिले थे वो इन्हीं छल्लों के जो हमें क्राइम सीन से मिले थे। 0.9 mm बोर की कंट्री मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया इस मर्डर में। खबरों को काम पर लगा दो और इलीगल्स आर्म्स सप्लायर्स की डिटेल निकालो जो इस तरह की 9 mm कंट्री मेड पिस्टल बेचते हैं। उनसे हमें लड़की के रेपिस्ट और किलर्स की कोई लीड मिल सकती है। हाँ बोलो। सर, उस लड़की के मोबाइल के IMI नंबर से पता चला है कि वो फ़ोन विभा नाम की लड़की का था और सर विभा मेरठ की रहने वाली थी। सर 16 अक्टूबर की रात को उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी दौलतपुरा थाने में। लाश के पास से हमें कपड़े मिले, क्या ये विभा के हैं? शामली के इलाके में मिली और आप लोग रहते हैं मेरठ में। 16 अक्टूबर की रात जब वो मिसिंग हुई तो क्या वो यहाँ शामली आने वाली थी? सर उस रात को वो अपने ऑफिस से सीधा घर ही आने वाली थी। उसका ऑफिस भी मेरठ में ही है। मेरठ पुलिस से हमें पता चला कि विभा अपने ऑफिस से शाम को 7 बजे निकल गई थी। तो यहाँ शामली इलाके में आपका या विभा का कोई जानने वाला रहता है? नहीं सर। विभा का कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो वो हमसे छिपाती नहीं। आप लोगों को किसी पर शक है? सर सच बताएं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। अब पता लग रहा है कि तुम्हें मेरे खून की भी परवाह है और अपने भाई के खून। रूबी, देखो मैं मानता हूँ कि मेरे भाई की वजह से हम एक नहीं हो पाए, लेकिन हम पहले की तरह दिल्ली में रहकर भी मिल सकते हैं ना। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जाना पड़ेगा। मैं स्मार्ट हूँ और आप सुपर स्मार्ट। आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। कासिफ, आप भी बहुत प्यारे हो। आपके दांत बड़े सुंदर हैं और थोड़ा स्माइल दो ना। आपकी आईज, आपके लिप्स। कासिफ, अच्छा कासिफ, उस दिन आप क्या कह रहे थे वो करंट लगने वाला है? वो तो सीक्रेट है। दिल्ली का प्रदूषण आपको फिर से मेरठ खींच लाया? मैं तो हमेशा के लिए मेरठ में बसना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जो ये एजेंट है विभा, वो मेरा घर बसा ही नहीं पाया। खैर, ये बताओ कोई और है? और मतलब घर या घर दिखाने वाली?
एक मिनट, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, इमरजेंसी है। शामली? सर विभा शामली क्यों गई, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उस दिन जब वो ऑफिस से गई थी तो उसने मुझे ऐसी कोई बात बताई भी नहीं थी। सर कल मैं डायरेक्टली साइट पे आ जाऊंगी। वो मोदी नगर प्रोजेक्ट का फ्लैट दिखाना है क्लाइंट को। हाँ, लेकिन क्लाइंट को हाथ से जाने मत देना, फंसा लेना। जाओ। ओके सर। रात वो करीब 7-7:15 बजे ऑफिस से निकली थी, तो मुझे लगा था कि वो घर गई होगी। हमें पता चला है कि शामली में भी तुम्हारे कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट है। हाँ है, लेकिन विभा शामली का एरिया नहीं देखती थी, वो तो मेरठ और मोदी नगर ही देखती थी। देख नादिर, विभा का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है बल्कि गैंग रेप भी हुआ है। अगर तू कुछ भी झूठ बोल रहा है ना तो अभी। सर हमारा धंधा एजेंट्स के भरोसे ही चलता है और विभा मेरी बेस्ट एजेंट थी। मैंने भी एक एफिशिएंट एजेंट खोई है सर, और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। ये नादिर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसके बारे में सब कुछ पता करो और विभा के कलीग से भी मिलो, शायद उनसे कुछ मिल जाए। सर अरे 1 महीना के ऊपर हो गया, हम तुमको देखे तक भी नहीं है और तुम हमारा फोन काट दे रही हो। तबरेज, मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तो ठीक है ना, एक बार मिल लेते हैं यार। नहीं तुम सब कासिफ, ऐसे किसी के कमरे में नहीं झांका करते। कासिफ क्या कर रहे हो? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ! मैंने यूपी दिल्ली की काफ़ी मिसिंग कंप्लेंट्स स्कैन की, लेकिन उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिला। हाँ मनीष बोलो। सर विभा के कुछ कलीग से पता चला है कि विभा का तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए बकाया था नादिर पे, और नादिर उसे पिछले 3 महीने से टाल रहा था। विभा का इतना सारा बकाया था नादिर पर, तो इसके बारे में विभा के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। विभा दीदी ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन 1-1.5 महीने पहले। मोबाइल बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे आइलैंड जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। विभा दीदी ने कभी ये तो नहीं कहा कि उन्होंने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया, लेकिन वो श्योर थी कि मुझे आयरलैंड भेजने के लिए पैसों को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने नादिर को लेकर कभी कुछ? नहीं सर, नादिर सर के बारे में कुछ नहीं कहा। आरजू बेटा, कासिफ में अक्ल नहीं, उसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेटा हिम्मत रख, मैं रोशन को वापस बुलाता हूँ। अरे पापा, अरे ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? रोशन का फोन है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मालूम किया हमने, गन है ना तेरे पास, जिसे लेकर तू अपने भतीजे की शादी में नाच रहा था। इसी गन की नोक पर तूने विभा का रेप किया है ना। अब ये बोल, और कौन कौन थे तेरे साथ? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये माना कि मुझे विभा को 7 लाख रुपए देने थे, लेकिन सिर्फ 7 लाख रुपए के लिए तो तू ऐसा करेगा नहीं। अब ये बोल, विभा के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी जितनी जरूरत थी कि तूने उसके साथ? सर विभा के लिए मैंने कभी भी गंदी नजर नहीं रखी सर, और ये जो गन है इसके लिए मेरे पास लाइसेंस है सर। सर वो गन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ली थी, और विभा के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। लेकिन सर एक आदमी ऐसा है जो ये कर सकता है सर। अच्छा, कौन है वो आदमी? सर मेरा क्लाइंट है पुष्कर, बहुत ही अजीब टाइप का इंसान है। विभा के मर्डर के करीब 1 महीने पहले विभा ने उसको बार बार लगातार कई घर दिखाए। There's no place like home. और जैसा घर आपको चाहिए, ये घर बिल्कुल वैसा ही है पुष्कर जी। Nice. अब पुष्कर जी सॉरी, प्लीज नो फोटोज। एक्चुअली हमारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ओके फाइन। वैसे मुझे प्रॉपर्टी पसंद है। ओह नाइस। वैसे थैंक गॉड आपको कुछ तो पसंद आया। विभा, मैं हर चीज़ बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े।
तो खुश हो ना तुम? अब तो परेशान नहीं करोगी मुझे? सर, नादिर की पिस्टल लाइसेंस है। उसकी पिस्टल से विवाह का मर्डर नहीं हुआ है। विवाह का मर्डर करने के लिए 0.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जबकि नादिर की पिस्टल 0.8 mm की है। नादिर अपनी लाइसेंस पिस्टल का इस्तेमाल तो करता नहीं, और नादिर जैसे आदमी के लिए किसी दूसरी पिस्टल का इंतजाम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सर, वो जिस पुष्कर का नाम ले रहे हैं उसका नंबर विवाह के कॉल रिकॉर्ड्स में है। पुष्कर के अलावा और भी कई क्लाइंट्स के नंबर हैं विवाह के कॉल रिकॉर्ड्स में। इस पुष्कर को लेकर और विवाह के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबर को अच्छे से स्कैन करो। राइट सर। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे चेक करो इन सबको। सिंह सर, ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है पता करो और आसपास लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने किलर को देखा होगा। सर मैं क्यों मारूंगा विभा को? मैं तो पसंद करता था सर उसे। पसंद करता था? हाँ सर मैं करीब 1 महीने से मिल रहा था उसे, और पहली बार देखते ही सर मुझे उससे प्यार हो गया था। और सर मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहता था, इसलिए। थैंक यू सो मच। फाइनली आपको कुछ तो पसंद आया। विभा, मैं हर चीज बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सब बोल के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं विभा, देखो कोई भी घर घर तब कहलाता है जब उसमें लोग रहते हों, और मैं तो सिंगल हूँ, इसलिए मैं एक घर के साथ साथ एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहा हूँ। देखो मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट भी नहीं है। देखो पुष्कर जी, प्लीज आप मेरी बात समझिए। मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ। इंगेज्ड? मतलब विभा ने तेरे से कहा था कि उसकी शादी होने वाली है? हाँ सर, उसने मुझे यही बोला था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो हमसे ऐसी कोई बात नहीं बताई। क्या? रोशन सर, रोशन 1 हफ्ते से अपने कारोबार के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था सर, वो आज ही दिल्ली लौटने वाला था। अच्छा सलामत जी, आप बता सकते हैं कि रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सर। नहीं सर, वो लड़का जरूर झूठ बोल रहा है। विवाह कभी इंगेज थी ही नहीं। देखिए शंकर जी, हम पुष्कर की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि विवाह की जिंदगी में वाकई में कोई लड़का हो जिसे वो पसंद करती है, प्रेजेंट में ना सही पास्ट में सही। सर विभा का कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ 4 महीने पहले हमने उसकी एंगेजमेंट करवाई, पर वो रिश्ता भी टूट गया। किससे करवाई थी आप लोगों ने एंगेजमेंट उसकी? आलोक सचदेवा NRI है सर, हमारे पड़ोसी जस्सी की जान पहचान का लड़का था। शंकर जी कहने के लिए आयरलैंड से हैं, लेकिन उनको शादी इंडियन लड़की से करनी है। एकदम स्वदेशी विचार है, अभी तक भारतीय संस्कार बसे हुए हैं। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, मेरी पहले भी शादी हुई थी, लेकिन चल नहीं पाई, हमारा डिवोर्स हो गया था। और सर विभा भी इस शादी के लिए तैयार हो गई थी, हमने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। विभा, अरे ओ विभा, देख तो ये कैसा लग रहा है। क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी तो आयरलैंड रहूंगा ना, आप बोर नहीं होंगे वहाँ? आशुतोष, पर हम दोनों आयरलैंड चले जाएंगे तो मम्मी पापा यहाँ अकेले पड़ जाएंगे ना। नहीं बेटा, जब हमारा मन नहीं लगेगा ना तो हम आ जाया करेंगे तुझसे मिलने। पर पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा, क्या हो? मैं आपको और मम्मी को छोड़ के इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहती। सर अपने चाहता कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन हम सब फोर्स नहीं करना चाहते थे, इसलिए रिश्ता तोड़। ठीक, आप लोग हमें इस आलोक और उसकी फैमिली की डिटेल दीजिए।
आलोक सचदेव की भूमिका पता करने के साथ साथ विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर को खंगाला जा रहा था। कई इल्लीगल आर्म डीलर्स, सेक्स ऑफेंडर्स और हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया जा रहा था। वहीं विभा के साथ मिली लाश की पहचान का कोई क्लू नहीं था और उसे अज्ञात लाश मानकर तबरेज, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे फोन मत करो। अभी रोशन का मर्डर हुआ। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख। किससे बात कर रही थी? हेलो हेलो। तबरेज? ये तबरेज कौन है? कहीं इसके लिए तुम दोनों ने मेरे बेटे को तो नहीं मरवा दिया ना? बस कीजिए, आप मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, वरना मैं भी सबको बता दूंगी कि आपके छोटे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। ये बोलकर तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती हो तुम? सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। रोशन जयपुर का ही बोल के गया था, लेकिन मर्डर से एक हफ्ते पहले तक रोशन का फोन हिमाचल के किन्नौर में एक्टिव था। वैसे ये जुबीना शेख कौन है? जुबीना? हाँ, जुबीना। रोशन अक्सर इसको कॉल किया करता था। इनफैक्ट जुबीना का फोन रोशन के साथ किन्नौर में ही एक्टिव था। दोनों का अफेयर था क्या, जो एक हफ्ते तक दोनों साथ में थे? सर, जुबीना उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे नहीं मालूम वो दोनों साथ में थे। एक मिनट। हेलो सर, जुबीना के घर पे ताला लगा हुआ है। सर, आलोक सचदेवा के बारे में पता किया, जिससे विभा की शादी होने वाली है। आलोक और उसकी फैमिली तो पिछले 2 महीने से आयरलैंड में ही है। पर क्या ये लोग वाकई में विभा के रेप और मर्डर में शामिल होंगे? एक बात अटपटी लग रही। विभा ने अपनी मर्जी से रिश्ता किया था और फिर खुद ही तोड़ दिया। क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरठ की रहने वाली विभा का मर्डर होता है मेरठ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर शामली इलाके में। मर्डर वाली रात को विभा शामली इलाके में क्यों गई? सर, विभा का अफेयर हो, इस एंगल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेपिस्ट विभा और उसकी फैमिली से कनेक्टेड ना हो। ये कोई रैंडम सेक्स ऑफेंडर्स हो जिन्होंने विभा को किडनैप किया, उसका रेप किया और मार के फेंक दिया। एक हफ्ते से रोशन उस जुबीना के साथ है और आप मुझ पर शक कर रहे थे। और ये कासिफ, ये भी उसी मिट्टी का है जैसा रोशन। हाँ, सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोग को, देख लूंगी सबको। मुझे लगा कि आएंगे इस घर में और यहाँ पर देखो। कहाँ भाग रही हो आरजू? तबरेज तो हमारे पास, लॉकअप में। सर मैं सर, हम मानते हैं कि आरजू के साथ हमारा अफेयर था शादी से पहले, लेकिन हम उसके पति को नहीं मारे सर, हम सच कह रहे हैं। सर, तबरेज मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैं उसे भूलकर अपने शौहर रोशन के साथ जिंदगी बसर करना चाहती थी। मैं रोशन को नहीं, रोशन मुझे धोखा दे रहा था। और इसीलिए तुमने और तबरेज ने मिलकर रोशन को मरवा दिया और जुबीना को भी उन्हीं किलर्स ने गायब किया था ना? सर, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। मेरे साथ तो उल्टा इतना गलत हुआ। रोशन का छोटा भाई कासिफ, सर उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की और अब आप मेरे ही ऊपर रोशन के मर्डर का शक जता रहे हैं। और सर, हमको तो पक्का यकीन है कि इसमें आरजू का भी हाथ नहीं हो सकता है। ये कोई और ही है जो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। पापा, नादिर सर ने मुझे उनके ऑफिस बुलाया था। उन्होंने विभा दीदी के 7 लाख रुपए दे दिए। दीदी हमेशा चाहती थी कि मैं आयरलैंड जाके पढ़ाई करूं। तो तू इन पैसों से आयरलैंड जाना चाहता है क्या? नहीं, वो मैं आयरलैंड चला गया तो आप दोनों अकेले हो जाओगे। पर हिचकिचा मत बेटा, विभा का सपना था कि तू आयरलैंड जाके पढ़ाई, इसलिए मैं ये सब कुछ पूछ रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि विभा दीदी का सपना पूरा करना चाहिए। सर, दिल्ली के देवकी नगर इलाके में इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोशन के मर्डर में भी विभा के मर्डर की तरह 0.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। देवकी नगर पुलिस से डिटेल शेयर की तो पता चला कि इन दोनों मर्डर्स में एक ही पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। रोशन का मर्डर करने वाला विभा के गैंग रेप से भी कनेक्टेड होगा। लेकिन सर, रोशन मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है जुबीना। रोशन के भाई कासिफ के बारे में पता चला है कि इसने अपनी भाभी का रेप करने की कोशिश की थी। इसने रेप करने की कोशिश की? जी हाँ सर, देवकी नगर पुलिस को स्टेटमेंट दिया इसने कि जुबीना ने इसको किडनैप करके रखा था। और देवकी नगर पुलिस को इस बात का भी शक है कि मर्डर के वक्त जुबीना भी रोशन के साथ मौजूद थी और सर मर्डर वाले दिन से ही जुबीना अंडरग्राउंड है। रोशन और विभा का मर्डर एक ही पिस्टल से किया गया।
जुबीना और जुबी का कनेक्शन अब विभा मर्डर केस से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन विभा और जुबीना का कोई कनेक्शन पुलिस को नहीं मिल रहा था। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी की शामली पुलिस भी अब जुबीना की तलाश में जुट गई थी और आखिरकार जुबीना को दिल्ली में उसके रिलेटिव्स के घर से अरेस्ट कर लिया गया। विभा, सर मैं किसी विभा को नहीं जानती और मैं उसका रेप क्यों करवाऊंगी? विभा को उसी गन से शूट किया गया है जिस गन से रोशन को मारा गया है। तुम रोशन के मर्डर में भी इन्वॉल्व थी और विभा को भी तुम ही ने मरवाया। सर मैंने रोशन को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। रोशन के भाई ने स्टेटमेंट दिया है हमें कि तुमने उसे किडनैप किया था। उसे किडनैप करके तुम रोशन को ब्लैकमेल कर रही हो। तो आप उस सरफिले लड़के की स्टेटमेंट पे भरोसा कर लेंगे? ऐसे नहीं मुँह खोलेगी, मुँह खुलवाओ। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर उस बेअक्ल लड़के ने खुद मेरी जिंदगी खराब कर दी। ऐसा क्या था उसने जो ऐसा बोल रही हो? सब मैं रोशन से बहुत प्यार करती थी और हमारे घर एक दूसरे का आना जाना लगा रहता था। एक दिन रोशन और उसके फादर कासिफ को मेरे घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे और कासिफ ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। हम दोनों मिलकर चॉकलेट खाएंगे ना। अरे कासिफ पुलिस को सब कुछ बताऊंगी जाकर। नहीं बेटा। रोशन और उसके फादर ने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए रोका। रोशन हमेशा कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसके फादर ने उसकी शादी उस आरजू से करवा दी। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं रोशन को सिर्फ पाना चाहती थी। मैंने पानी से की तो मरवा दिया उसको। मैंने उसे नहीं मारा सर, उसे तो उस एसयूवी वाले लड़कों ने मारा है। कहानी बनाना बंद करो, सीधे सीधे बोलो क्यों मरवाया रोशन को? मैंने बोला ना सर, मैंने उसे नहीं मरवाया। और अगर आपको लगता है कि मैंने रोशन को मरवाया तो आप मुझे प्रूव करके दिखाइए। कुछ किया होगा तो प्रूव नहीं हो जाएगा। एसयूवी का नंबर बोलो। मुझे नहीं पता कुछ भी सर, लेकिन हाँ वो एसयूवी सफेद कलर की थी। जुबी की स्टेटमेंट के बेसिस पर पुलिस ने रोशन की हत्या वाले दिन की ऐसी कई सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जहां से पुलिस को उस एसयूवी की लीड मिल सकती थी। वहीं जुबीना की मदद से उन लड़कों के स्केचेस बनवाए गए जिन्होंने रोशन पर गोली चलाई थी। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई और उस एसयूवी का नंबर पता कर लिया गया और उस एसयूवी के मालिक नामदेव सोलंकी समेत उसके आपराधिक साथी उसके तीनों दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया। हमारी कोई दुश्मनी ना थी उस लड़के से साहब, वो तो साला साइड ना देवे था, इसलिए मेरा माथा टनक गया, उड़ा दिया। साइड वो लगता है मारे यार। गाड़ी का लगा दिया आपने? साले तो विभा का गैंग रेप तुम ही लोगों ने किया है। कौन विभा? ना साहब हमने कोई गैंग रेप नहीं किया। अच्छा, विभा का मर्डर तुम लोगों की गन से किया गया है? तो साहब गन तो हमने किराए पे ली थी अपने दोस्त से। किस लिए ली थी? साहब वो एक को डराने के लिए ली थी। गन किस दोस्त से ली थी? सर मैं बताता हूँ सर, सच बताता हूँ सर, मैं गन किराए पर देता हूँ सर। उन तीनों लोगों को मैंने ही दी थी सर। और जिस गन से विभा का मर्डर हुआ वो गन मेरी थी सर, लेकिन सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? किसको दी थी तूने अपनी गन? और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? बोल! इतना बड़ा गेम खेला तुमने? हाँ? अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्सी ने बता दिया सब कुछ हमें। सर 5 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे से पड़ोसी के नाते विभा मेरे घर पे आया जाया करती थी। बच्चों के साथ उसका लगाव था, बच्चों के साथ साथ वो मुझे भी पसंद करने लगी सर। लेकिन तेरा अफेयर उसकी माँ के साथ चल रहा था। विभा के पापा काम के सिलसिले में गाजियाबाद में रहते थे। हफ्ते के 5 दिन वो वहीं रहते थे। उसी दौरान मैं और जस्सी। तुम्हें पहले से पता था ना कि जस्सी विभा के साथ भी? हाँ, जस्सी ने बताया था। उसने बताया था कि विभा उसे चाहने लगी है और वो उसे शादी भी करना चाहती है। मैंने विभा को किसी तरह समझा कि शादी के लिए मना किया
और तरुणा के कहने पर मैंने विवाह के लिए रिश्ता खोजा। खुद से दूर करने के लिए आपने मेरी शादी फिक्स कराई है ना? विवाह, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, तुम अच्छे से जानती हो। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? तो क्या हुआ, आलोक भी तो शादीशुदा है। जब आप उससे मेरी शादी फिक्स करा सकते हो तो खुद भी तो कर सकते हो ना। सर वो लड़की हो गई थी, उसने मेरे लिए शादी का रिश्ता तोड़ दी और उसको पता नहीं था कि मेरा उसकी माँ के साथ। लेकिन सर एक दिन उसने हम दोनों को देख लिया था सर। अम्मी, दिन ब दिन विवाह के तेवर बदलते जा रहे थे। वो अपने पापा को कभी भी सब कुछ बता सकती थी। इसीलिए शंकर जी के मन में मैंने उसके खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। शंकर जी 12 बजने वाले हैं और विवाह अभी तक घर नहीं आई है। मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। और एक बात मैंने आपको बताई नहीं है, आजकल आए दिन उसको अलग अलग लड़के घर छोड़ने आते हैं और कुछ पूछो तो उल्टा जवाब देती है। बाय पापा। शंकर जी देखिए, मुझे विवाह के रूम से क्या मिला, ये देखिए। और ये पहली बार नहीं मिला है मुझे, ये दूसरी बार मिल रहा है। 2 बार प्रेग्नेंट होके एबॉर्शन करा चुकी है लड़की। मैं अभी बात करता हूँ उससे। नहीं सुनिए, इन सब मामलों में आपका लड़की से बात करना ठीक नहीं है। मैं समझाती हूँ उसे। इतना सब बताकर भी मैं उन्हें विवाह से बात करने से रोकती रही। और फिर अपनी बेटी विवाह को रास्ते से हटा दिया। विवाह को रास्ते से हटाने के लिए मैंने विवाह को श्यामली बुलाया। बोलो, क्यों बुलाया है? क्या हुआ, इतनी रात को क्यों बुलाया मुझे? अरे क्या बताऊं, पानी सर से ऊपर चला गया है। ये लड़की 4-5 लड़कों के साथ शामली में पार्टी करने चली गई है। अरे तो रोका क्यों नहीं तुमने उसे? अरे रोका, लेकिन सुनती कहाँ है वो मेरी। प्लीज आप जाइए ना, उसको लेकर आइए। इतनी रात को पता नहीं क्या कर रही है वो। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, ठीक है? सुनिए, हाँ। मैंने ना वो जस्सी जी को बुला लिया है, उनके पास बाइक है, तो उनकी बाइक में बैठ के आप चले जाइए। जल्दी आइए आगे। चलिए शंकर जी, बाइक ले आओ, आइए जल्दी आइए। देखो हाँ, हाँ। जस्सी, ये गन उन लड़कों को डराने के लिए। अब बैठ। चल जल्दी चल। और रास्ते में प्लान के मुताबिक मुझे तरुणा का फोन आया। मैंने ऐसे जताया शंकर को कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विवाह जंगल में गई लड़कों के साथ। उसके बाद मैं शंकर के साथ जंगल में गया, तो जैसे ही विवाह को शंकर ने देखा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी बीवी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। तुमने अपनी बीवी पर आंख मूंद के भरोसा कर लिया, पर कम से कम एक बार अपनी बेटी से तो बात करते, उसकी तो सुनते। यही तो गलती हो गई साहब। उस रात भी मेरी बेटी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और अरे अमरीन जी, आप तो बिना बताए कि इतना बड़ा पार्सल लेके आ गए। लाने की पहले एक बार पूछ तो लिया होता, हमें जरूरत है भी या नहीं। श्याम जी, जय सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, घर के सारे काम भी जानता है। सोचा आपको और वाणी को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। नहीं, हमारे पास टेम्पररी हेल्प ऑलरेडी है। और फिर हमारे औरंगाबाद शहर में एक फुल टाइम नौकर, उसका पगार आप समझ रहे हैं ना। और फिर ये रहेगा कहाँ? सच पूछे तो आजकल के जमाने में एक फुल टाइम नौकर घर में रखना है खतरे से खाली नहीं है। श्याम जी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। इसके रहने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। आप बस आज ही से इसे घर के सारे काम समझा दीजिए। देख लो। दो बज गए, अभी तक बहू घर नहीं आई। दोनों का फोन भी बंद आ रहा है। किसकी परमिशन से गई थी? मुझसे तो पूछा नहीं। तो मुझसे भी कहाँ पूछा उसने? कहाँ जा सकती है वो? क्या हुआ? नहीं लग रहा फोन। फिर से ट्राई कीजिए ना। हाँ कर रहा हूँ ना।
पीछे पड़े हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जो 2020 का एक ऐसा चौंका देने वाला केस था जिसने ना सिर्फ पुलिस को बल्कि सरकार को भी हिलाकर रख दिया। हर इंसान अपने आप में एक दुनिया लेकर चलता है। उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, वो कुछ करना चाहता है। ऐसे में उसे समाज के बंधनों और रूढ़िवादी सोच के साथ बांध देना कितना सही है? क्या वाकई में लोग समाज के हिसाब से जीते हैं या फिर एक दोहरी जिंदगी लेकर घूमते हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सही में समाज की लक्ष्मण रेखा के भीतर हैं? अमरेंद्र जी, आपको पता है कि वानी कहाँ है? रात भर से घर नहीं आई है वो। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। हेलो, सोनाली सर, सर जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर, काफी ब्रूटल रेप केस लगता है। और ये लड़की है कौन? फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। मैं यहाँ हल्का होने के लिए आया था। मैं देखा तो मैंने आपने फोन किया सर। लड़की को पक्का यहाँ किसी गाड़ी से डंप किया गया है। सिस्टर इंजेक्शन। सर 1 मिनट। देखिए, फैमिली के लिए ये सब सुन पाना मुश्किल होगा। हमें 4 लोगों के सीमेंस के ट्रेसेस मिले हैं और प्राइवेट पार्ट में कांच के टुकड़े भी मिले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। सामूहिक बलात्कार का केस है। हाथ की हड्डी टूटी है और बैकबोन भी इंजर्ड है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गैंगरेप? किसने किया? कौन है वो लोग? बलात्कार? जी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन जिन जानवरों ने वाणी के साथ ये सब किया है उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए वाणी कब और क्यों गई थी, कहाँ गई थी, जितनी जल्दी आप ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उतनी जल्दी हम अपनी छानबीन शुरू कर सकते हैं। जी मैं करण चंदक, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। हमारी एक फर्म है चंदक्स इन्वेस्टमेंट के नाम से। जाने से पहले उसने ना मम्मी ना पापा, इनफैक्ट मेरी भी परमिशन नहीं ली। परमिशन? जी, अपनी परमिशन के बिना मैं उसे कहीं नहीं जाने देता था। ऐसा क्यों? तुम्हारी पत्नी थी। देखा ना सर आपने, मेरी परमिशन के बिना गई, क्या हालत हुई उसकी। वो कहाँ गई आपको पता नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? और वो जब भी आपकी परमिशन से घर से बाहर निकलती थी
जाती कैसे थी? गाड़ी से, वो भी ड्राइवर के साथ। जयेश, वो भी गया था साथ में, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। जयेश ड्राइवर है लेकिन घर का काम नहीं करता है। अमरन जी ने जबरदस्त हमारे मत्थे मार दिया था उसे। इतने महीनों से आप क्या काम कर रहा है? अब तक आपको कोई तकलीफ हुई? अरे अब तक नहीं हुई, लेकिन आज तो हुई है ना। जयेश और कार दोनों वापस नहीं आई है। अब बहू हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या समझे हम? इन लोगों ने मेरी बेटी को कैदी बना रखा था सर। कहीं भी आना जाना हो तो इन लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी। कई बार तो अपना मन मार के घर में बैठी रहती थी, किसी के पास फुर्सत नहीं थी उसे बाहर ले जाने की। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर जयेश को इनके यहाँ छोड़ा हुआ था। 7 महीने से जयेश इनके यहाँ काम करता था सर, उसकी तनख्वाह भी मैं देता था। आपको किसी पे कोई शक, झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं सर, हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमारा तो नियम है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मुझे जयेश का नंबर और एड्रेस चाहिए। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था घर में जो वाणी नाराज होकर चली गई? नहीं तो कुछ तो हुआ होगा ना जो वाणी घर से चली गई। याद कीजिए, कुछ ऐसा जो हर रोज से अलग हो। करण तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जयेश, ये अंदर रख दो और फिर बाहर आकर प्लेट लगाने में मदद करो। ठीक है। वानी, रोटियां ठंडी हो गई हैं, गरम बना कर लाओ। नया साल शुरू हो गया, बुकिंग आने से पहले मैंने अपना जो होम स्टे वाला घर है उसका प्राइस बढ़ा दिया। मैं सोच रही थी कि टीवी पर दिखाते रहते हैं कि लोग रेट कंपेयर करके बुकिंग्स करते हैं, और हमारे होम स्टे का रेट पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब और बढ़ाना शायद सही नहीं होगा। कितनी बार बोला, मेरे बीच में मत बोला करो। घर का काम तो तुमसे ठीक से होता नहीं, बिजनेस में नाक अड़ाने के लिए आ गए। करण, क्या है वानी? खाना भी ठीक से खाने नहीं दिया तुमने उसे। लाइव मैं करता हूं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो रोजमर्रा से अलग हो। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 1 साल से ज्यादा। अभी कुछ टाइम पहले हमें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। सर, ऐसे वक्त में भी दोनों परिवार में बिल्कुल तालमेल नहीं है। और सर, आज के ज़माने में वानी को बाहर जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जो वाणी ने परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा? और इस मायके के भरोसे वाले ड्राइवर जयेश का कितना भरोसा किया जा सकता है? अभिषेक, जयेश की डिटेल्स निकालो और चंदक फैमिली के घर का सीसीटीवी चेक करो। सब कुछ तो नॉर्मल दिख रहा है, फिर हुआ क्या होगा? हेलो सर, जिस गाड़ी में जयेश और वानी गायब हुए थे वो गाड़ी सुंदरवाड़ी में एक सुनसान जगह पर खड़ी है। मैं अभी आपको लाइव लोकेशन सेंड करता हूँ। गाड़ी पे कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। अभिषेक, ये क्राइम सीन नहीं है। वाणी जहां हमें मिली थी वो जगह यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है वाणी को यहाँ से किडनैप करके किसी दूसरी गाड़ी में ले जाया गया होगा। सर, ये एक फोन मिला है, लास्ट डायल किसी क्लॉडिया का है। हो सकता है ये फोन वानी का हो। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ। सर, ये 2 फोन मिले हैं पर दोनों ही ऑन नहीं हो रहे हैं और इनकी स्क्रीन भी टूटी हुई है। 3 फोन? मतलब कोई तीसरा भी हो सकता है। सोनाली, इन फोन्स को डेटा रिकवरी के लिए भेजो। यस सर। और ये क्लॉडिया कौन है? क्लॉडिया से बात की थी? क्लॉडिया तो वो फॉरेनर लड़की है जो 4 दिन के लिए हमारे होम स्टे में रहने आई थी। अतिथि देवो भवा, ये परंपरा है हमारे यहाँ की, इसलिए आई लव इंडिया। जयेश, मैडम का सामान लेकर ऊपर जाओ। जयेश जी, सुना नहीं? मैडम का सामान लेकर ऊपर जाओ। हाँ माँ जी, मैं लेके जाता हूँ। आइए।
सच ए ब्यूटीफुल हाउस। 4 दिन बाद बोली कि 2 दिन और रुकूंगी, लेकिन फिर अचानक से चली गई। आपको कोई अंदाजा है कि वाणी क्लॉडिया से मिलने गई क्यों होगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि वाणी क्लॉडिया से क्यों मिलने गई। हमें क्लॉडिया की पूरी डिटेल्स चाहिए, उसका पूरा नाम, पासपोर्ट की कॉपी और बैंक की डिटेल्स जहाँ से उसने आपके होम स्टे में पेमेंट की थी। जी सर। वाणी ने क्लॉडिया को कॉल क्यों किया होगा, और फिर ऐसा क्या हुआ जो वाणी के साथ ब्रूटल गैंग रेप हुआ और अब जयेश और क्लॉडिया दोनों गायब हैं? मुझे लगता है वाणी के ससुराल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इन सब की डिटेल निकालो, खास करके उसके पति करण की, और इस क्लॉडिया के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो। और इसके अलावा अमरेंद्र ने जो जयेश का एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे जाके पता करो एक बार। सर। सर बोतल। नमिल, उठ उठ। अरे कहाँ गए वो सब? किशोर, किशोर, उठ उठ उठ। क्या हुआ तुम लोगों को? कहाँ गए वो सब? भाई वो तो भाग गए। भाग गए? अब मैं क्या जवाब दूंगा? कैसे भागे? हैं? मेरा करने का मन हुआ तो मैंने हाथ पैर और मुंह खोल दिए थे। कब भागे वो? कब भागे? भाई वो अभी थोड़ी देर पहले। अरे यहाँ खड़े क्या? चल चल छुटते, निकल चल। सर, जो 2 फोन हमें मिले थे उसकी डेटा रिकवरी हो गई है सर। उसमें से एक फोन क्लॉडिया का था और दूसरा जयेश का। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि उस दिन जयेश और वाणी के साथ कार में क्लॉडिया भी थी। सर क्लॉडिया की सभी डिटेल्स को चेक किया। पिछले 1 साल में वो 3 बार टूरिस्ट वीजा पे इंडिया आ चुकी है। और जयेश के घर में हमें कई मैगजीन्स मिले जिसमें मॉडल्स फॉरेनर्स थे। तो ऐसे लगता है कि जयेश फॉरेनर्स से काफी ऑब्सेस्ड है। तो हो सकता है उसने उस दिन वाणी का रेप किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से वाणी का रेप 4 लोगों ने किया था, तो बाकी के 3 लोगों को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और इस क्लॉडिया के बारे में मुझे एसपी साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि किसी फॉरेन नेशनल का गायब होना पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, वाणी रेप केस में डेवलपमेंट हुई है। एक क्लॉडिया नाम की फॉरेन नेशनल भी वाणी और जयेश के साथ थी। जहां से हमें वाणी की कार मिली थी उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, और अभी तक जयेश और क्लॉडिया को किसी भी चेक पोस्ट या टोल नाके को क्रॉस करते हुए नहीं देखा गया है। इसका मतलब वो लोग अभी भी शहर के अंदर ही हैं। कोई रैंसम कॉल? नो सर। एक काम करो, मीडिया को बोलो कि इस केस को रिपोर्ट करें और सिर्फ जयेश और क्लॉडिया की पिक्चर्स ही शेयर करना। इस केस में हमें मीडिया और पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम किडनैपर्स को लोकेट कर सकें। हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि पुलिस हम तक पहुंचे। मेरे पास एक जगह है। देख, जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सीधे जंगल के रास्ते में पहुंच जाए। रोड पे जाना खतरे से खाली नहीं, पुलिस चौकन्नी हो चुकी है। पर तुझे कैसे पता? मेरी उससे बात हुई थी। पहले इसका मुंह तो ढक। भारत भ्रमण पे आई हुई एक विदेशी महिला की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। साथ ही एक ड्राइवर लापता है जिसका नाम जयेश है और उसकी उम्र 28 साल है। विदेशी महिला का नाम क्लॉडिया पेट्रोवा है और उनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्लॉडिया कहाँ है। आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जरूर रिपोर्ट करें। हमारी बातचीत क्लॉडिया की बहन सारा से भी हुई है जो उनको ढूंढने इंडिया आई हुई है। I just want them to find my sister. She has always loved India. How could this happen to her here? सर एक दुकान से फोन आया है। उनके पास क्लॉडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उनकी दुकान के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। सर ये थे वो 2 लड़के। फिर आगे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? पूरा पैसा दूंगा ना, वो भी डॉलर में। ओ मैडम, कैसे लगा रही हो तुम? दिखाओ कैसे लगाया। हाथ कैसे लगाया? सोनाली, इन दोनों की फोटो को जूम करो और कॉपीज निकाल के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं वो कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, चाहे उनके साथ बदतमीजी हो या फिर पैसों की धोखाधड़ी। ऐसे में ये सवाल गलत नहीं होगा कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। अतिथि देवो भव।
ये सिर्फ कुछ शब्द हैं या हम वाकई अपने अतिथि को देवता के समान मानते हैं? लड़की का रेट पूछेगा तू? सिर्फ मजाक किया था सर। लड़की की इज्जत मजाक है तुम्हारे लिए? तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं है सड़क पर। विदेशी महिलाएं 10 बार सोचती हैं इंडिया आने से पहले। अब सब कुछ साफ साफ बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें? आई शपथ सर, सिर्फ धमकी दिया था सर। हम मानते हैं, हमने उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाया था। आगे जाके मंदिर वाली रोड पर उनका वेट भी कर रहे थे। हम लोगों ने वहां उनका 1 घंटे इंतजार किया पर वो लोग नहीं आए। फिर हम एक पार्टी में जाना था तो हम वहां चले गए। सर अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप हमारा फोन चेक कर सकते हो सर, उसमें फोटोज हैं सर उस दिन की। अभिषेक, इनका डीएनए सैंपल लो और वाणी की बॉडी से जो सीमेंट सैंपल मिले थे उससे मैच करवा के देखो। अगर ये लड़के सच बोल रहे हैं और सुपरमार्केट और मंदिर के बीच वाले एरिया में ये कांड हुआ है तो हो सकता है कि जयेश और उसके साथियों ने क्लॉडिया को अभी भी उसी एरिया में छुपा के रखा हो। अभिषेक, अपनी एक टीम भेजो उस एरिया की तलाशी लेने के लिए और अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। लेकिन वाणी ने क्लॉडिया को कॉल क्यों किया होगा और उससे मिलने क्यों गई? और अगर मिलने गई तो उसका ये अंजाम कि वो हमें इतनी दर्दनाक हालत में मिली? यही तो हमें पता लगाना है। अब क्या जवाब देंगे? इससे मिलिए। ये है हमारी बहू जिसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया है। गायत्री, वो एक हादसा था। समाज हादसा नहीं मानता है। थूकेंगे लोग हम पर अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो। जब भी उसे देखता हूं ना तो अलग अलग लोगों के चेहरे याद आते हैं। खिनाती है मुझे इसे छूने में। थैंक यू सो मच। मैं फोन करता हूं आपको। ओके बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये देख, औरंगाबाद का परिवार है, बिजनेस है। तो मैं सोच रहा था कि तेरी मां के जाने के बाद मैं अकेले तेरी शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा, लेकिन देख भगवान ने मुझसे चप्पलें नहीं घिसवाई, सामने से रिश्ता आया है। लेकिन मेरी पढ़ाई? बेटा पढ़ाई तो होती रहेगी, तो शादी की बात भी कर सकती है तू। जरूरी बात अभी ये है कि लड़का तुझे पसंद है या नहीं। आप लोगों में से कोई हॉस्पिटल नहीं आया। पुलिस ने उस दुकान जहां 2 लड़कों ने क्लॉडिया और वानी को छेड़ा था और जंगल के पास सुंदरवाड़ी इलाके का 40 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता सर्च किया और पुलिस को एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी। जो भी मुजरिम है उसे जल्दी पकड़ा जाएगा और क्लाउडिया को भी हम जल्दी ढूंढ लेंगे। हमारी सबसे अच्छी टीम इस केस पर दिन रात लगी हुई है। और सर, आपको इस केस को सुलझाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? नो कमेंट्स प्लीज। सर प्लीज। I won't leave this station till they find my sister. मेरी बहन अब तक नहीं मिली, क्या करें आप लोग? देखिए, हमारी सबसे अच्छी टीम इस केस पर लगी हुई है। जैसे ही आपकी बहन का कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे, लेकिन तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज शांत रहिए और अपने होटल पे जाइए। जय सर। क्या खबर है देशमुख? मुझे मिनिस्ट्री को जवाब देना है। सर, हमारे प्राइमरी सस्पेक्ट जयेश की गोली मार के हत्या कर दी गई। एविडेंस के हिसाब से वाणी का रेप वहीं हुआ है। शायद क्लॉडिया को भी वहीं रखा गया होगा, लेकिन सर अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि जयेश उस गैंग का मेंबर था या फिर वो खुद एक विक्टिम था। वाणी की मेडिकल रिपोर्ट में 4 रेपिस्ट का जिक्र है ना? जी सर, जयेश की डीएनए रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि वो रेप में शामिल था या नहीं। हम मान लेते हैं कि जयेश उनमें से ही एक था, फिर भी 3 लोग अभी भी ऐसे हैं जो अभी बाहर हैं और वो बहुत खतरनाक है और उनके पास हथियार भी है और बेहद चालाक भी है, क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग पॉइंट से वाणी को 60 किलोमीटर दूर फेंका। लेकिन सर, अगर वो वाणी को इतनी दूर तक लेके गए
तो किसी कार, टेम्पो या किसी व्हीकल का इस्तेमाल तो हुआ होगा। ये एक सीधी सड़क है, कोई डाइवर्जन नहीं है। वहां पे कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, उस पूरे एरिया की अच्छे से छानबीन करो। जितनी पुलिस फोर्स चाहिए ले जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्लाउडिया के ऊपर खतरा बढ़ते जा रहा है। अभिषेक, ये केस तो और उलझता जा रहा है। पॉसिबल है कि ये किडनैपिंग वाणी की वजह से की गई हो, क्योंकि उसके ससुराल और मायके वाले दोनों के पास बहुत पैसा है। लेकिन क्लाउडिया की वजह से ये एक रैंडम किडनैपिंग भी हो सकती है। हो सकता है किसी ने इसे प्लान किया हो, क्योंकि अभी तक रैंसम का कोई कॉल नहीं आया है। तो पॉसिबल है कि क्लाउडिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किडनैप किया गया हो। सर पॉसिबल तो है। तो एक काम करो अभिषेक, अपनी सर्च टीम के साथ उस जंगल के आसपास के एरिया को एक बार फिर से सर्च करो। सर आपका शक बिल्कुल सही था। करण चंदक की कॉल डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग है सर। क्लाउडिया के किडनैपिंग के ठीक एक दिन पहले करण और क्लाउडिया के बीच में फोन पे बातचीत हुई थी। करण ने क्लाउडिया को कॉल किया था? नहीं सर, क्लाउडिया ने करण को कॉल किया था। अब एक सेकंड वेस्ट किए बगैर बता कि तू क्या छुपा रहा है। सर, वानी मेरी परमिशन लेके घर से निकली थी। क्लोडिया हमारे होम स्टे वाले घर पर रुकी हुई थी। मैंने उसकी फ्रेंडशिप का गलत मतलब निकाला। मुझे लगा कि वो इनविटेशन दे रही। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज अ वंडरफुल डिनर। आप लोगों को मेरे देश में आना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। आई एम श्योर करण यू विल एंजॉय इट। आप लोगों को मेरे देश में आना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। आई एम श्योर करण यू विल एंजॉय इट। क्लाउडिया, निकलो यहाँ से। लिसन टू मी, सुनो। अरे उस रात वो घर से निकल गई और फिर उसने मुझे कॉल कर केस करने की धमकी दी। मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी और ऐसे रिव्यूज दूंगी कि तुम्हारे होम स्टे को कभी कोई दोबारा बुक नहीं करेगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई वानी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्लोडिया से तुम्हारी अच्छी बनती है, वो तुम्हारी बात मान लेगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। इसीलिए मैंने वानी को क्लोडिया को मनाने के लिए भेजा था। तो तूने अपनी पत्नी वाणी को क्लाउडिया से मिलने के लिए भेजा और ये खेल रचा ताकि तू क्लाउडिया को गायब कर दे और वो तेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सके। लेकिन तेरी खुद की पत्नी वाणी, उसे गायब क्यों किया? अब सब कुछ सच सच बता, क्या हुआ था उस दिन और क्लाउडिया कहाँ है? सर, मैंने बस कॉल वाली बात छुपाई थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सोनाली, इसके हलक में हाथ डाल के इससे सच निकलवाओ। हेलो, सुन, 2 दिन के अंदर 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, वरना तेरी सफेद मुर्गी के गर्दन काट दूंगा मैं। अरे कौन बोल रहे हो तुम? अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मैं क्यों दूं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता। तेरी बहू तो हमारे हाथ से निकल गई और ये गोरी मेहमान तो तेरी ही है ना। देख, मुझे बस पैसे चाहिए। अरे पर मैं क्यों दूं क्लाउडिया के लिए पैसे? सरकार से मांगू तुम? मैं तुझसे मांग रहा हूँ। सरकार से तुझे मांगना है तो तू मांग ले। देख, मुझे कुछ नहीं पता, मैं दोबारा फोन करूंगा। हेलो, सुनो। क्लाउडिया को छुड़ाने के लिए फिरौती का कॉल आपको? वो क्लाउडिया लगती कौन है हमारी? अब तो हमारे गेस्ट भी नहीं रही। अगर रहते भी ना सर तो भी मैं पैसे नहीं देता। अरे सर, ये क्लाउडिया के लिए पैसे तो सरकार ने देने चाहिए ना। आप लोग कुछ कीजिए सर, मैं तो फंस गया हूं सर इसमें। वो नंबर दीजिए जहां से कॉल आया था। जी, नोट करो। 444-7856। ठीक है श्याम जी, आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर, थैंक यू। सर आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? एक काम करो, इस शाम का नंबर सर्विलेंस पे डालो और पता करो इसे फिरौती का कॉल कौन से एरिया से किया गया था और ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यस सर। सर, जंगल के बाहर एक होटल है जिसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है। उसकी फुटेज चेक करने में पता चला कि जिस दिन हमें वाणी मिली थी उस दिन उस एरिया से उस वक्त 2 कार्स निकली थी। सर, पहली गाड़ी एक टैक्सी है जो अभी औरंगाबाद से बाहर है और सर ये गाड़ी किसी अजीत नायक के नाम पे रजिस्टर्ड है। मेरी इस अजीत नायक से बात हुई, उसने कहा कि उस दिन वो अपने दोस्त के साथ किसी शादी में गया हुआ था। इस अजीत नायक और उसके दोस्त को उसकी गाड़ी के साथ यहाँ बुला लिया है। अब होपफुली अजीत नायक और उसकी कार से कोई लीड मिले जिससे केस आगे बढ़े। उस जंगल वाले एरिया से कुछ पता चला? नहीं सर,
ना जंगल से, ना रोड से, ना टोल नाके से, कहीं से कोई लीड नहीं मिली। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब है ये लोग मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं छुप के बैठे हैं। एक काम करो अभिषेक, अब तुम जंगल के आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में अपने खबरियों को एक्टिव करो, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। सर वो गाड़ी का मालिक अजीत नायक और उसका दोस्त सनी शर्मा दोनों बाहर आए हैं। क्या हुआ सर? हमें क्यों बुलाया? इस लड़की को देखा कहीं सड़क किनारे, या किसी को इसके साथ कुछ गलत करते हुए? नहीं सर। ये खरोंच कैसे आई? सर वो घर में पालतू बिल्ली है ना। शर्ट निकाल। शर्ट क्यों सर? बताऊंगा क्यों। शर्ट निकाल। बोल। सर बताता हूँ, मारो बताता हूँ सर। सर हम लोग एक शादी में गए थे, हमने वहाँ बहुत पी ली थी सर। उस लड़की को देखकर हमारी नीयत खराब हो गई थी सर। हमने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर हमने उस लड़की ने तुमसे मदद मांगी थी। अगर हैवानियत की जगह इंसानियत दिखाई होती ना, तो आज हॉस्पिटल में वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ नहीं रही होती। अपने बाकी दो साथियों के नाम बोलो। दो साथी? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों थे, सच कह रहा हूं सर। कौन थे? कौन थे दो? बोल, बाकी दोनों के नाम बता। सर वाणी के 4 रेपिस्ट में से हमने 2 को पकड़ा है, लेकिन उन्हें क्लॉडिया के बारे में कुछ नहीं पता। सर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वाणी को जिस जगह से अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, वो जगह उस जगह के काफी नजदीक है जहां से हमें जयेश की डेड बॉडी मिली थी। हमने अपने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है और शाम की कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। सुन, कल दोपहर 12 बजे बैग में पूरे 50 लाख रुपए भर के सीमेंट फैक्ट्री के बाहर जो डस्टबिन है वहां डाल देना। हाँ ठीक है, मैं पैसे लेके पहुंच जाऊंगा। हाँ। हेलो सर, अभी मुझे फिर से फिरौती के लिए कॉल आया था और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना? अब तो मेरे बेटे करण को छोड़ दीजिए। वाणी बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? वाणी बेटा, क्या हो रहा है? क्या बेटा? करण। कितना चिल्लाती है तू? मिर्ची तो तू खाती नहीं है, फिर खाती क्या है? बे, अगर मैं 2 घंटे के अंदर नहीं आता हूं तो इसको मार के फेंक देना जंगल में। अरे सब आराम से। अब सच सच बता, क्लॉडिया कहाँ है? टाइम वेस्ट मत कर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा ना तो वो गोरी ऊपर पहुंच जाएगी, सही बता रहा हूँ।
अबे इतना टाइम हो गया रमेश को, देखने फोन लगा कि कहाँ रह गया वो। The number you have called is currently switched off. फोन नहीं लग रहा उसका। तो शादी को उड़ा देते हैं। क्लॉडिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन उस दिन हुआ क्या था? हाय वानी। हाय क्लोडिया, कम इन। मंदिर पहुंचने तक रास्ते में बात कर सकते हैं। ओके, बट मुझे पानी लेना है, तो किसी शॉप में रोक लेना। देखो, करण ने जो किया वो गलत था, पर तुम्हारे लिए मैं फिर भी ये सब भूल सकती हूँ। नमिल, उठ उठ, उठ उठ उठ। क्या हुआ तुम लोगों को? भाई वो तो भाग गए। अरे यहाँ खड़े क्या? चल चल, ढूंढते निकल चल। मुझे नहीं पता कि वानी किस तरफ भाग रही थी। मैं और जयेश हम बस भागे रहे थे। रमेश, अब तेरा खेल खत्म। बता तेरा मास्टरमाइंड कौन है? क्या हुआ? अरे कहाँ ले जा रहे मुझे? किया क्या है मैंने? सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं किया। आंखों के सामने रहते ही खूब अच्छे से धूल झोंकी। पिछले साल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था ना, जिसमें तुम्हारा सारा बिजनेस डूब गया। इसीलिए तुमने ये प्लान रचा। वानी और क्लॉडिया दोनों को किडनैप करने का प्लान था। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि दोनों कब और कहां एक साथ मिलेंगे? सर वो मैंने वानी और करण को बात करते हुए सुन लिया था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई वानी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्लोडिया से तुम्हारी अच्छी बनती है, वो तुम्हारी बात जरूर मान लेगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। सर मैं बहुत दिनों से मौके की तलाश में था। रमेश को हायर करके तैयार भी कर लिया था, और जब उस दिन मैंने करण और वानी को बात करते हुए सुना तो मुझे लगा यही सही वक्त होगा। क्लॉडिया और वानी एक साथ होंगे, तो इसलिए ये पता ही नहीं चलेगा कि किडनैपिंग किसकी वजह से हुई है। लेकिन उसके पहले ही वानी का रेप हो गया और वो वहां से भाग गई और सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन वो रमेश, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। क्या हाल क्या वानी का? रेप क्यों किया उसका? अरे हो गई हमारे बंदों से गलती, अभी क्या गोली मार दूं उनको? देख, तुझे तो पता है मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्लॉडिया के लिए अमरेंद्र पैसे क्यों देगा? अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में सीधे बोल दूंगा कि सारा प्लान तेरा था। वो मुझे फंसाना दे, इसलिए मैं भी ड्रामा करता रहा ताकि वो मुझे ब्लैकमेल न कर पाए। अजीत, सनी, किशोर, नवीन, ये चारों अब सलाखों के पीछे हैं। 4 नहीं सर, 5। मेरी जिंदगी में 4 रेपिस्ट नहीं 5 रेपिस्ट हैं। बाहर क्या, मेरा रेप तो मेरे घर में ही हो रहा था। क्यों कोई आदमी किसी औरत को छूने से पहले उसका मन जानने की, उसकी हाँ कहने की परवाह नहीं करता? पति की हर इच्छा के आगे पत्नी अपने घुटने टेक देती है। और क्या पति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी इच्छाओं की तरफ? जानता हूं वाणी, कई औरतें ऐसे घुट घुट के जीती हैं, लेकिन ये जिंदगी घुट के जीने के लिए नहीं है, क्योंकि चुप रहने से ऐसे आदमियों की हिम्मत बढ़ती है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसी ही औरतों की मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन तुम्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम करण के खिलाफ कंप्लेंट करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें।
नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस। हाल फिलहाल में पूरी दुनिया भर में इस वायरस के कारण तकरीबन 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। हमारे देश में भी लोग इस वायरस से बचने के लिए तरह तरह की सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन कोरोना से भी ज्यादा घातक एक वायरस है जिसके कारण हमारे देश में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। आज का एक केस उसी वायरस की चपेट में आई एक मासूम, एक निर्दोष जिंदगी का है। उषा, धीरे दौड़ो, गिर जाओगी। धीरे। क्या होता है संगीता? जीत गए। फिर जीत गया हम। ई लो तुम्हारा नाम। कहा संगीता, हारती तो तुम रोज हो, पर आज तो कोशिश भी नहीं की। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? किसी ने डांटा? बाबूजी ने कुछ बोला? अम्मा ने? बाबूजी ने बोला इस साल परीक्षा खत्म होती है हमारी शादी करा देंगे। कोनो लड़का भी देख लिया उन्होंने बिरादरी का। अरे तो बोलो अपने बाबूजी को कि तुमको शादी नहीं करनी है इतनी जल्दी, पहले पढ़ाई करोगी फिर नौकरी करोगी, उसके बाद अगर कोई लड़का मिला तो देख लेंगे ना। रहने दे हमारी पूटी उषा। हमारे बाबा मिले थे थोड़े बाबा से उस दिन, बोल रहे थे तोरी शादी भी इस साल करा देंगे, वो भी जून से पहले पहले। कुछ भी बकवास कर रही है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मत मान हमारी बात, जा पूछ ले अपने बाबूजी से। लड़का भी देख लिया उन्होंने, पर हमको शादी नहीं करनी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। तू चाहे कितना ही तेज क्यों ना दौड़ ले, समाज की दीवार नहीं लांघ सकती। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। तुम चलो, साइकिल हम चलाएंगे। क्या हाल है बंसी? राम राम मालिक। चाय पियोगे? नहीं नहीं मालिक। गोपाल, क्या सुन रहे जी? तुम लोग जानवर का लाश उठाने से मना कर दियो। हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है मालिक, वो अपना बोझ तो उठता नहीं है, तो जानवरों का कहाँ से उठाएंगे? और हमारे बच्चे तो ये सब काम करने से साफ मना कर चुके हैं मालिक। बच्चे कुछ ज्यादा समझदार हो गए तुम्हारे। बोझा नहीं उठा सकते, झाड़ू तो उठाओगे, नालियां साफ करोगे ना? हाँ हाँ मालिक। मालिक 30 रुपए में पूरा नहीं पड़ता है। बगल वाले गांव में नाली साफ करने का 50 रुपए मिलता है। अच्छा, 50 रुपया चाहिए तुम लोग। अभी सर पे खड़ा मत रहो, जाओ पंच लोग से बात करके बताएंगे। मुंह में जुबान आ गया इन लोग को, कुछ करना पड़ेगा। क्या कहते नेताजी, 50 रुपया देंगे? बोले हैं कि देखेंगे, अब कि नहीं दिए ना तो काम छोड़ देंगे। 50 रुपया नहीं देंगे ना तो फिर हम सब मिलकर काम छोड़ देंगे। चलो मनोहर भैया, हम चलते हैं। रात में चौधरी के खेत की रखवाली करने जाना है। कहाँ बंसी भैया, दिन में खेत मजूरी, रात में रखवाली, थकते नहीं है तुम? 3 बेटियां हैं भैया, दिन रात काम नहीं करेंगे तो कैसे पालेंगे पोसेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे? चलो अच्छा हम चलते हैं। हाँ भैया हाँ। संगीता तुम घर जाओ। हम शादी नहीं करेंगे, हम बता देते आपको। हमको पहले पढ़ाई करनी है फिर नौकरी करनी है। हमने पहले ही मना कर दिया था ना आपको शादी के लिए। लेकिन हम मना नहीं कर पाए, अच्छा रिश्ता सामने से आया था, कैसे मना करते? तो अच्छा खासा दहेज भी मांगे होंगे, कहाँ से देंगे इतने दहेज? हाँ वो हम देख लेंगे। तुम्हारी 2 बहनें और हैं, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो हमारा बोझ बोझ कम हो जाएगा ना हमारे जाने से। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, अब से ना ज्यादा बोझ नहीं बनेंगे हम आप पे।
निशा दी हमरा चॉकलेट और हमारा चॉकलेट लाए हैं लो। अरे तुम लोग इतना बड़ी हो गई हो लेकिन फिर भी बचपना गया नहीं है। तो थोड़ा तुम भी बच्चा बन जाओ ना माँ। बंसी, ओ बंसी। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ दादाजी? अरे गिलास पानी चाहिए था। बेकार में डरा दिए हमको तो लगा कहीं आप अगर पानी चाहिए था तो पानी पानी चलाना चाहिए ना। आपकी बेटी का नाम काहे चला रहे? मेरी मर्जी। वैसे कोई बताएगा एक गिलास पानी के लिए पूरी मंडली क्यों जमा हो गई यहाँ? अब कोई पानी भी देगा या नहीं? ला रहे। रुक काहे गई उषा? प्यास लगी है, पानी पी के आते हैं। ठीक है तू जा पानी पी कर आ, हम चले रेस जीतने। तुम निकलो आगे, हम फिर भी तुमको ओवरटेक कर लेंगे, देख लेना। देखते हैं। संगीता बेटा, हमको लगा कि उषा तुम्हारे साथ है। गलती हो गई चाचा, हमको लगा उषा को शायद कोई काम आ गया होगा इसलिए वो रेस छोड़कर निकल गई। अच्छा? हमने तो सोचा ही नहीं कि वो ऐसे घर लौटेगी ही नहीं। अरे का हुआ बंसी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कुछ खो गया का? ओ भैया, हमारी उषा बिटिया ना कहीं। वो हमारी उषा बिटिया की पायल खो गई है, तो वही हम लोग ढूंढ रहे थे। अब इतनी रात में तो मिलेगी नहीं, सुबेरे ही ढूंढना पड़ेगा ना। चलो मीरा, चलो। आप झूठ काहे के लिए बोले? तो क्या कहते हैं? हमारी लड़की गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। अरे कितनी बदनामी होती, लोग काका बातें बनाते, समझ रही हो तुम? लेकिन चाचा आप उषा को ढूंढेंगे कैसे? कार्यक्रम का शुरुआत तो हम करेंगे। दो दिन हो गया, अब बहुत हो गया। अब हमको पुलिस को बताना होगा उषा के बारे में। लेकिन बाबूजी जरा सोचिए कितनी बदनामी होगी इन बच्चियों के लिए। तो बंसी, नालियों का कचरा साफ कर करके तेरे दिमाग में भी कचरा भर गया है। तेरी खोखली इज्जत बिटिया की जान से बढ़कर है। तो बैठ, हम जा रहे हैं गांव वालों के साथ थाने। बढ़ रही है तू। अरे हम खोज निकालेंगे आपकी बेटी उषा को। हम यहाँ क्यों हैं? जनता की सेवा के लिए है ना साहब। आप ही का आसरा है। अब लेकिन एक समस्या है। क्या साहब? पिछले महीने पड़ोस गांव से भगीरथ साहू जो हैं वो आप ही की तरह रोते रोते आ गए हमारे पास कि अपनी बेटी लक्ष्मी को खोज निकालनी है, गुहार लगाते हुए। तो हम भी लग गए काम पे। पूरा गांव शहर जिला सब छान मारे लेकिन लड़की नहीं मिली। और 4 दिन बाद लड़की अपने आप लौट आई, वो भी शादी करके दूसरे जात के लड़के के साथ। हमारी उषा ऐसी नहीं है साहब। अरे हम कब कहे कि उषा ऐसी है, लेकिन शिकायत दर्ज करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लें। क्या है कि कॉलेज और मोहल्ले में किसी लड़के के साथ, अब उम्र भी तो फिसलने का है ना। फिर भी आपको अगर शिकायत कराना ही है तो हम तो यहाँ पे हैं ही, आ जाइएगा।
देखिए, शिकायत तो हम दर्ज कर लेंगे, लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि जब हम आपकी भागी हुई बेटी को उसके पति समेत सौंपेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कि बेटी के मिलने की खुशी मनाए कि इज्जत मिट्टी मिलने का शोक। सोच लीजिए, आपस में विचार विमर्श कर लीजिए। अगर फिर भी लगता है कि रिपोर्ट लिखाना ही है तो आ जाइएगा यहाँ पर, हम यहीं हैं जनता की सेवा के लिए। ओ संगीता, अरे संगीता, कहाँ खोई हो? कब से बुला रहे हैं तुम्हें। कुछ नहीं, दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा था। अच्छा, उषा का कुछ पता चला? नहीं। तुमका क्या लगता है उषा कहाँ हो सकती है? हमको कैसे मालूम होगा? हमसे काहे ऐसे सवाल कर रही है? अरे हम तो बस पूछ रहे हैं। उषा इतनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी, उस दिन तुम ही थी उसके साथ। हमको तो लगता है पुलिस ये सब सवाल करेगी। पुलिस? क्या कह रही है तू? हाँ, हम उसके साथ थे, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें सब पता होगा। तू भी ना कुछ जो बात करती है, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। हटो। बाबूजी, हम संगीता से बार बार पूछे, वो बोली कि उषा की किसी लड़के के साथ दोस्ती थी ही नहीं। हमें तो लगता है पुलिस हमें डरा रही है ताकि हम शिकायत न दर्ज करवाएं। मेरी मानो, शिकायत दर्ज करवा देते हैं। ठीक है बाबूजी। हाँ साहब, हमने सोच लिया साहब, हमें शिकायत दर्ज करवानी है। ठीक है, जो जनता जनार्दन चाहे। वैसे आप लोग का गांव माकनपुरा है ना? जी साहब। तब तो गड़बड़ हो गया। क्या है ना कि माकनपुरा हमारे थाने के अंडर नहीं आता। तो हम क्या करें साहब? आप लोग एक काम कीजिए, दौलतपुरा पुलिस स्टेशन चले जाइए। वहां का जो एसएचओ है वो भी हमारे तरह ईमानदार है, आप लोग की पूरी मदद करेगा। ठीक है, चलिए। बाबूजी, हम मनोहर के साथ दौलतपुरा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, रपट लिखा के ही आएंगे। बंसी भैया, अभी अभी नंदू खबर की है कि मंदिर के पास वाले पेड़ पे ना एक लड़की की लाश लटकी पड़ी है। चलो चलो। अरे रुक जा। अम्मा! नहीं अम्मा! अरे हमारी पीटी उषा देख, निकाल दी तुम्हारा काटा। पागल लड़की। खून निकल रहा। हाँ तो हम पोंछ दे रहे हैं अभी। हमें पुलिस के आने तो इतना पड़ेगा चाचा जी। हमें कह रहा है मैं आ रहा हूँ। गणेश, यस, उतरवा लाश को और सौंप दे परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। चुप कर, गलती इनकी लड़की का है और तू हम पे इल्जाम लगा रहा है। ओ चाचा, चलो दस्तखत करो इस पे और ले जाओ लाश को अंतिम संस्कार के लिए। केस खत्म हुआ। इतनी जल्दी कहाँ इंस्पेक्टर? आप तो जनता के सेवक हैं, पहले लाश का पोस्टमार्टम तो करवाइए। तू कौन है? एडवोकेट अभय। अच्छा, तो तू है अभय। तो अभय बाबू, ये आत्महत्या का केस है और आत्महत्या के केस में ना पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। जरूरत है। अगर उषा ने फांसी लगाई है तो उसके पैरों पे पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा। क्यों गाँव वालों? ठीक है, करवाते हैं पोस्टमार्टम, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। क्या है कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा ना, और आप लोग को तो पता ही है कि अस्पताल कितना दूर है यहाँ से। पता है, इसलिए हमने पहले अस्पताल में फोन कर दिया था। एम्बुलेंस भी अभी आ ही रही है। गणेश, यस, तू भी जा साथ में। ठीक। चाचा जी साइन कीजिए, बॉडी लेके जाइए। अरे एफआईआर रजिस्टर किए आप लोग अभी तक? पहले एफआईआर रजिस्टर कीजिए, तब जाके साइन करेंगे। ये कौन बात का है भाई यार? हाँ,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उषा ने खुद को फांसी लगाया। उषा का बॉडी हम भी देखे हैं, उसका चेहरा पर और बॉडी पर चोट का निशान था, खुदकुशी नहीं की है। दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो देखेंगे आप। चलिए जाइए यहाँ से, नहीं वो हल करेंगे, यही भर्ती होना पड़ेगा आपको। तमीज से बात कीजिए इंस्पेक्टर। दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ रखा है छुपा के। नहीं दिखाएंगे तो यहीं खड़े हैं, जाते हैं यहीं, दिखाते कैसे आप लोग जाते हैं यहाँ पे। लखन जी आप लोग जिद छोड़ दीजिए, बॉडी गल रही है। ठीक यही होगा कि आप लोग जल्द से जल्द उषा का अंतिम संस्कार कर दे। डॉक्टर साहब, हम लोगों में कुंवारी लड़की को जलाया नहीं जाता। उषा को दफना दिया गया। ऑफिशियली देखा जाए तो उषा का केस क्लोज हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि उषा ने आत्महत्या की थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उषा के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ था, बल्कि उस मासूम ने 4 दिनों तक अमानवीय यातनाएं भी भुगती थी। कौन थे दरिंदे और क्यों हुआ था उषा के साथ इतना भयानक अपराध? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे, लेकिन सच की एक फितरत होती है कि उसे कितना ही क्यों न दबा दिया जाए, पर आखिरकार वो सतह पर आ ही जाता है। एडवोकेट अभय का वीडियो वायरल होने लगा था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर उषा के नाम से एक मुहिम शुरू होने लगी थी और इस मुहिम में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी जुड़ने लगे थे। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया से इस कदर दबाव बढ़ा कि पुलिस को उषा के केस को फिर से रीओपन करना पड़ा। देखिए, हम ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही इंस्पेक्टर दरबारी को इस केस की तहकीकात खत्म होने तक सस्पेंड किया जाता है। सर, किस ऑफिसर को ये केस अलॉट हुआ है? ऑफिसर आदिल खान को। ये वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड से वायरल कैसे हुआ? सर, लोकल पुलिस थाने से लीक किया होगा किसी बेवकूफ़ ने, शायद पैसों के लालच में। उषा एक अच्छी स्टूडेंट थी, एथलीट भी अच्छी थी। 5 दिन बाद उसकी लाश मिली पेट पर लटके हुए। सबसे पहले हमें उषा का पोस्टमार्टम दोबारा करवाना होगा। सर, कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि उषा की बॉडी को जलाया नहीं गया, लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे फिर से बाहर निकालना होगा, और इसके लिए हमें परिवार की मंजूरी लेनी होगी। बात करते हैं उसके घर वालों से। काफी मेडल जीते थे उषा ने। अब इन सब बातों का कोनो फायदा नहीं है साहब, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। लखन जी, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। नाराजगी नहीं, गुस्सा है साहब, हमें गुस्सा है। उषा के जीते जी तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अब उसके मरने के बाद उसकी कब्र खुदवा के काहे उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, हमें उषा की मौत की असली वजह पता नहीं चलेगी, और जब तक वजह पता नहीं चलेगी, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ेंगे? चाचा जी, उषा को इंसाफ दिलवाने के लिए हमें कोशिश तो करनी होगी। ठीक है साहब, हम तैयार हैं। लखन जी, मैं वादा करता हूं, इस बार उषा को इंसाफ जरूर मिलेगा। जी कहिए। जिस दिन उषा गायब हुई थी, तुम उसके साथ थे। क्या होता उस दिन? डरो नहीं, बोलो। उस दिन उषा और हम रेस लगा रहे थे। उषा पानी पीने के लिए रुक गई और हम आगे चले गए। बहुत देर तक जब वो नहीं आई तो हम वापस चले गए। वो वहाँ नहीं थी। पुजारी जी से भी पूछा, उनको भी कुछ पता नहीं था। हमको लगा कि वो घर वापस चली गई होगी, तो हम घर चले आए। तुम्हें किसी पे कोई शक है? उसका कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या कोई एक तरफा प्रेमी? जी नहीं। अच्छा, हमें उषा की माँ ने बताया कि तुम उषा की सबसे पक्की सहेली थी, सच है? तो अगर तुम्हें कुछ भी याद आए या कुछ भी ऐसा है कि तुम हमें बताना चाहो, तो हमें जरूर बताना। बाबा, हम अभी आते हैं। सच सच बताओ, उषा के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम भी? हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? ठीक है, लेकिन कल अगर हमें पता चला कि इस सब में तुम भी शामिल थे ना, तो हम खुद जाके पुलिस को तुम्हारे बारे में बताएंगे।
मौत गले की हड्डी टूटने से हुई थी। तो क्या उषा ने खुदकुशी की थी? जी नहीं, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ। लड़की का प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह से डैमेज्ड है। उन लोगों ने इसको बुरी तरह से नोचा है, यही उनकी हैवानियत नहीं रुकी। प्राइवेट पार्ट्स में कांच के टुकड़े मिले और उसकी छाती पर रॉड से वार किया गया। मतलब ये खुदकुशी नहीं थी? वो लड़की तो चलने की हालत में भी नहीं होगी। जरूर इस केस को आत्महत्या का रूप देने के लिए उन लोगों ने उसे फांसी पर लटका दिया। लाश को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर टांगा गया। एक दो लोगों का काम नहीं है, पक्का 2 से ज़्यादा लोग हैं और हो सकता है पूरी प्लानिंग पहले से की गई हो। सर इस केस को बुरी तरह लिपा पोता गया है। अनुज अगर लिपा पोता गया है तो हम उसे साफ करेंगे और क्लू नहीं है तो क्लू ढूंढेंगे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट पे जो धब्बा लगा है उसे मिटाना है हमें। फिर इस मंदिर का पुजारी उषा की बॉडी मिलने के बाद से गायब है और ये तो मुझे अब बता रहे। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस पुजारी के पीछे हमने खबरियों को लगा दिया है। ढूंढो उस पुजारी को, हो सकता है उसने उन लोगों को देखा हो। ये पुजारी मुझे जल्द से जल्द हिरासत में चाहिए। जी सर। कैसा है भाई? सब बढ़िया रे बेटा। कहा दादाजी, काहे इस प्याज के पीछे पड़े हो? अरे हम कहाँ पीछे पड़े हैं, ये प्याज हमारे पीछे पड़ा है। रुला दिया कम बखत ने। कहा बनाना है आपको, हमको बताइए, हम बता सकते हैं। छोड़ो छोड़ो ये सब। अरे हमें अपने लिए नहीं, तुम्हारी माँ को अचानक नानी के पास जाना पड़ा और यहाँ बच्चियाँ भूखी हैं। अरे तो बुला लिए होते ना हमको, हम तो वैसे भी संगीता के घर पे टीवी देख रहे थे। अरे आप बैठिए, पूजा कीजिए, ये पेट पूजा का जिम्मा ना हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? जाओ। साहब हम कुछ नहीं किए हैं साहब, हम पे विश्वास कीजिए साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। भगवान के मंदिर में रहते हो पंडित जी, शैतानों का साथ देना उचित नहीं। हम सच बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं जानते हैं साहब। तो चुप क्यों गए थे, भाग क्यों गए थे? वो उषा की फांसी के बाद जब सारे गांव वालों को पता चली साहब, वो हमसे झगड़ा करने लगे, हमें मारा पीटा और हमारा हाथ तोड़ दिया साहब। साहब वो उषा का फांसी का वीडियो हम ही बनाए थे। अब इस संकट से निकलने का एक ही उपाय है पंडित जी, याद करिए जिस दिन उषा गायब हुई थी, क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आमतौर पर नहीं होता? कुछ भी अजीब? सोचो। कुछ याद आ रहा है या अपनी तरह से याद दिलाएं? वो यकीन के साथ तो नहीं साहब, लेकिन उस दिन मंदिर के पास आके एक गाड़ी रुकी थी। कौन सी गाड़ी थी? नंबर क्या था? अब
नंबर तो नहीं याद है, लेकिन वो सफ़ेद कलर की गाड़ी थी साहब। ये सफ़ेद गाड़ी की कहानी सुना कि पुजारी हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मनोज, शक करने का तो बनता नहीं। अगर हम ये मान भी लें कि सारा कांड उस पंडित ने किया, तो पंडित इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि पहले रेप करेगा, मर्डर करेगा और फिर मंदिर के बाहर ही उषा की लाश को पेट पर लटका देगा और उसके बाद वीडियो बनाएगा। जी सर, और अगर पुजारी सच कह रहा है तो यही सफ़ेद गाड़ी हमें गुनहगारों तक पहुंचा सकती है। एक काम करो, आसपास के गांव के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबसे कांटेक्ट करो, जितने भी हिस्ट्री शीटर इस वक्त बाहर हैं सबको राउंड ऑफ करो। सर, संगीता के पीछे जो खबरी लगाए थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। संगीता फोन पे किसी को धमकी दे रही थी और उषा के मर्डर के बारे में बात कर रही थी। संगीता से दोबारा मिलना पड़ेगा। उषा ने शायद किसी अपने से ही धोखा खाया। संगीता हम चाहते तो मैं थाने बुला सकते थे, पर हमने नहीं बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम्हें कोई तकलीफ हो, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और उषा की सबसे अच्छी दोस्त थी। अब दोस्त थी तो ये भी चाहती होगी कि जिसने भी उषा के साथ गलत किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहती हो ना? तो तुम्हारी मदद के बगैर हम उन्हें सज़ा नहीं दिला सकते। सब उषा का एक फ्रेंड था अशोक, हमारे गांव का ही लड़का है, हमारे साथ ही पढ़ता है। उषा और उसकी बहुत अच्छी बनती थी, है भी वो अच्छा लड़का। तो क्या उषा और अशोक के बीच में कुछ? हमको नहीं लगता, ऐसा कुछ होता तो उषा हमको बता दी होती। मुझे इस अशोक का फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए। अच्छा, तुमने उस दिन किसी सफ़ेद रंग की गाड़ी को नोटिस किया था? सफ़ेद गाड़ी शायद देखी थी, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। साहब, उषा सिर्फ हमारी दोस्त थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। हमारा ध्यान तो सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था। फिर संगीता को ऐसा क्यों लगता है कि उषा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तूने किया है? क्या संगीता ने आपको ऐसा कहा? वो तो हमें बहुत अच्छे से जानती है, वो ऐसा कह ही नहीं सकती साहब। ठीक है, जा, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। हाँ साहब। देखने से सीधा लगता है, लेकिन फिर भी नजर रखना। साहब, धोल विहार गांव में देखिए, वहाँ का इलाका काफ़ी सुनसान है। वहाँ सफ़ेद रंग की कार रात को कई बार देखी गई है। साहब, हमने ही नहीं, हमारे अलावा काफ़ी लोगों ने देखी है। धोल विहार? हाँ। कहाँ पे है जगह? उषा दीदी का ही कपड़ा है। आओ बेटा, आओ दिखा। उषा, तुम कहती थी ना कि चप्पल पहन के दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। ये कहाँ से मिला आपको बाबूजी? अरे छोड़ ना, तू पहन। इसको पहन के ऐसा लगेगा जैसे कि हम उड़ने वाले हैं। इसीलिए तो तुम्हारा नाम उषा रखे हैं, पीटी उषा के नाम पे। जब तुम मैदान में दौड़ोगी ना
तो सब लोग चिल्लाएंगे ऊषा 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 ऊषा। ये हमारी उषा का ही जूता है। सर एक लोकल पॉलिटिशियन है त्रिलोक राजपूत। ये बंसी और उसके बिरादरी के लोगों से चिढ़ा हुआ था क्योंकि ये लोग दिहाड़ी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बुलाओ इसे थाने। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा सस्पेंशन तो अभी खत्म नहीं हुआ। खान साहब हम गलत नहीं हैं। हम माकनपुर के हवा पानी मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये गांव वालों को तो ऐसे ही चलता रहता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर केस सॉल्व नहीं कर पाए ना तो बहुत जगह सही होगा। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। एक बार सबूत मिल गया ना तो सबकी हवा पानी टाइट कर दूंगा। सदियों पुराना बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर। वो मामला कब का हवा हो चुका है। हम खुद पंचों से मिलके बंसी और उसके साथियों का मजदूरी कब का बढ़वा दिए हैं। फिर भी बात चुभी तो होगी आपको। कल तक जो लोग आपके सामने नजरें झुकाकर चलते थे अब सीना तान कर चल रहे हैं। बुरा तो लगता होगा। जैन सर। खान तुमने जिसे उठाया है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है। आई नो तुमने कोई सोच समझ कर ये कदम उठाया होगा, लेकिन मुझे ऑलरेडी 2 फोन्स आ चुके हैं ऊपर से। देखो अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो छोड़ो मत उसे, वरना फिलहाल के लिए उसे जाने दो और उस पर नजर बनाए रखो। सही वक्त पर उसे धर लेना। ठीक है सर। अब से जो भी गिरफ्तारी होगी सबूतों के साथ ही होगी। जय हिंद। जाए चलिए नेताजी। हमें अपनी तहकीकात का तरीका बदलना होगा। उषा जहां से गायब हुई, जहां पर उषा को रखा गया और फिर फाइनली जहां पर उषा की लाश मिली, ये सारी जगह एक दूसरे के आसपास है। सर इससे इतना साफ हो जाता है कि वो लोग गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बिल्कुल। जिसने भी ये कांड किया या तो इसी गांव के या फिर आसपास के गांव के। उषा के गायब होने से लेकर उषा की लाश मिलने तक जितने भी लोग इस गांव को छोड़कर गए सबकी लिस्ट बनाओ। और अगर कोई गांव के बाहर पैसा भेज रहा है और जरा सा भी शक है उठाओ उसे। ये लोकल नेता त्रिलोक और हमारे डिपार्टमेंट के होनहार इंस्पेक्टर दरबारी सब पर नजर रखो। सर। सर ये उन 15 लोगों की लिस्ट है जो लोग गांव से बाहर गए। इन सब के बारे में पता किया, 13 लोगों से बात भी हुई, क्रॉस वेरीफाई भी की। सब अपनी बताई हुई जगह पर ही थे। सर लेकिन इनमें से 2 नंबर क्रॉस चेक नहीं हो पाए। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट है, सुजीत सिन्हा और दर्पण सिन्हा। हमने इनके कॉलेज में इंक्वायरी की तो पता चला कि 15 दिन से वो कॉलेज नहीं आ रहे। इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकलो। जी सर। इन दोनों के कॉल डिटेल्स में एक कॉमन नंबर है, किसी कमल चौहान का है। जिस दिन उषा गायब हुई थी सुजीत, दर्पण और कमल तीनों के मोबाइल की लोकेशन मंदिर के पास की है। सर उसके बाद लगातार 5 दिनों तक इन तीनों की लोकेशन उसी जगह की थी जहाँ पे उषा को रखा गया था और टॉर्चर किया गया था। ये लोग जहाँ भी हैं ढूंढ निकालो इन्हें। उषा के कातिल यही। सर तीनों के फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए करंट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन 3 दिन पहले सुजीत का फ़ोन कुछ टाइम के लिए स्विच ऑन हुआ था और उसकी लोकेशन थी पुणे का विट्ठल नगर। पुणे? क्यों खान साहब पुणे जा रहे हैं? आ गए तुम, मालूम था। दर्शन देने जरूर आओगे। समझाने आए हैं सर। आप तो एक केस के लिए आए हैं, खत्म होते ही चले जाएंगे। रहना हम ही को यहाँ पर है। काहे संतुलन बिगाड़ रहे हैं सर? कैसा चल रहा है चलने दीजिए। तुम्हें कुछ कार मैकेनिक का या कोई और काम आता है सीख लो, काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी नौकरी अब जाने वाली। सर सुजीत की लोकेशन इसी एरिया की है, विट्ठल नगर। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने सुजीत और उसके दोस्तों को यहाँ देखा तो है, मगर वो कहाँ रहते हैं, किस घर में रहते हैं, किसी को नहीं पता। सर काफ़ी बड़ा एरिया है, करीब 50 बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग में 60 से 70 फ्लैट्स। चूहे को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए रोटी का टुकड़ा डालना पड़ता है। हाय मैम, हम आर्थर पिज़्ज़ा से। हमने आपके एरिया में एक नया आउटलेट खोला है और हम यहाँ सर्वे के लिए हैं। कुछ सवालों का जवाब दीजिए और ये पिज़्ज़ा आपका फ्री, साथ में कोल्ड ड्रिंक का वाउचर भी। तो मैम आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरी डॉटर। और कोई गेस्ट वगैरह हैं? नहीं, कोई गेस्ट तो नहीं। थैंक यू मैम। ये आपका पिज़्ज़ा और ये आपका कोल्ड ड्रिंक का वाउचर। थैंक्स मैम। सर रूम नंबर 409 नेगेटिव।
कहिए। तो पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया। मैं पिज़्ज़ा मंगाया नहीं था, किसने भेजा है? तेरे ससुराल वालों ने। नीचे बंदूक नीचे, बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। देख तू मरेगा, तेरे साथ दोनों दोस्त भी मरेंगे। कमल गोली मत चला कमल। बंदूक रख दे नीचे, गोली मत चलाइए। ला दे, इसे हम सराहने के नीचे लेकर सोते हैं। चल। उषा को इतनी बेरहमी से टॉर्चर क्यों किया? क्या दुश्मनी थी तुम तीनों की उषा से? 3 नहीं सर, 4 लोग थे। चौथा कौन? अशोक। उठाओ अशोक। सर। कितनी हैवानियत! आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम लोगों का? उषा को पहली बार तब देखा था जब कॉलेज की दौड़ में हिस्सा ले रही थी। दौड़ तो जमीन पे रही थी, पर बिजली हमारे दिलों में दौड़ गई। उषा जैसी कोई थी नहीं दूसरी गांव में, चढ़ गई हमारी नजरों में। लेकिन यह अशोक को उससे प्यार हो गया। मान ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से समझाया और फिर बनाया प्लान, क्योंकि हम जानते थे उषा कब्र कहाँ होती है। सर, मजा किया उसके साथ। मजा करना तो अलग बात है, लेकिन वो थी तो दूसरे जात की। उसको उसकी औकात भी दिखानी थी। पढ़ें लिखें, हवा में दौड़ें, उनकी औकात सिर्फ गटर में जाने की बनी है। इसलिए मार दिया उसे। उषा तुझे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, अच्छी दोस्ती निभाई तूने। साहब गलती हो गई साहब। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, वादा है मेरा। अगर हमें एक समाज, एक देश के रूप में वाकई विकसित होना है, तो ये बेहद जरूरी है कि समाज के हर तबके को बराबर के मौके मिले, बराबर की सहूलतें मिले, तभी पूरे देश का विकास मुमकिन है। फिलहाल सभी अपराधी न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 376D के तहत गैंगरेप के लिए, धारा 302 के तहत हत्या के लिए और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।